हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय जो है 1857 विद्रोह का स्वरूप। स्वरूप का अर्थ नेचर होता है, ठीक है, नेचर या प्रकृति। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करें। 1857 के विद्रोह का स्वरूप का वर्णन करें। जब भी आपसे एक प्रश्न में स्वरूप पूछा जाए तो आप ध्यान रखिए, इसमें विभिन्न इतिहासकारों के मतों को दर्शाना होता है, ये कारण नहीं होता है। कारण का मतलब कि उस विद्रोह के क्या क्या कारक रहे जिसकी वजह से वो विद्रोह घटित हुआ, लेकिन ये स्वरूप का अर्थ दृष्टिकोण होता है, अर्थात विभिन्न विद्वानों की क्या सोच है इस पर। तो इसके स्वरूप पर दो तरह के सोच हमें देखने को मिलते हैं, एक साम्राज्यवादी इतिहासकारों का और दूसरा राष्ट्रवादी इतिहासकारों का। साम्राज्यवादी इतिहासकार वैसे होते हैं जो साम्राज्यवाद के पक्षधर होते हैं। जैसे ब्रिटिशों का जब भारत में उपनिवेश था तो वो वहाँ के जो इतिहासकार हुए उन्होंने साम्राज्यवाद को पक्ष के साथ पक्षपात करते हुए साम्राज्यवाद के हितों के लिए उन्होंने रचना की। और राष्ट्रवादी इतिहासकार वैसे हुए जिन्होंने राष्ट्र के प्रति प्रेम के भाव से अपनी रचनाएं या अपने लेख लिखे। तो यहाँ आप इस दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के स्वरूप पर भिन्न भिन्न मत प्रकट किया है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे मात्र सैनिक विद्रोह बताया है। कुछ विद्वानों ने इसे धार्मिक युद्ध, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, श्वेत एवं कालों का संघर्ष आदि बताया है, जबकि कुछ राष्ट्रवादी विद्वानों ने इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखेंगे। इतिहासकार जॉन लॉरेंस और सिले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था तथा अन्य कुछ भी नहीं था। सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें ना कोई स्थानीय नेतृत्व था और ना ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। ऐसा विचार प्रकट किया है सर जॉन लॉरेंस और सिले ने। ठीक है, परंतु यह व्याख्या ठीक नहीं है। निसंदेह ये एक सैनिक विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ था, परंतु सभी स्थानों पर यह सेना तक सीमित ना रहा। सभी सेनाओं ने भी विद्रोह नहीं किया। सरकार का कुछ भाग सरकार की ओर से लड़ा। विदेशी जनता के प्रत्येक वर्ग से आए थे। इसी प्रकार एक और साम्राज्यवादी इतिहासकार है रिंस। रिंस के कथन से सहमत होना कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था बहुत कठिन है। विद्रोह की गर्मी में भिन्न भिन्न धर्मों के नैतिक नियमों का लड़ने वालों पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। दोनों दलों ने अपनी अपनी ज्यादतियों को छिपाने के लिए धर्म ग्रंथों का आश्रय लिया। ना ही यह जातियों का युद्ध था। यह सत्य है कि भारत में श्वेत लोग एक और थे, परंतु सभी काले, जिन्हें हम भारतीयों को काले कहा जाता था, परंतु सभी काले दूसरी ओर नहीं थे। कंपनी की सेना में काले अर्थात भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी, जिन्होंने विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वास्तव में यह कहना ठीक होगा कि यह विद्रोह काले विद्रोहियों और काले लोगों द्वारा समर्थित गोरे शासकों के बीच युद्ध था। होम्स के अनुसार यह विद्रोह बर्बरता और सभ्यता के बीच
युद्ध था। परंतु इस विचारधारा से संकीर्ण जाति भेद की गंध आती है। विद्रोह में दोनों पक्ष ही जातियों के दोषी थे। यदि दिल्ली, कानपुर तथा लखनऊ में कुछ भारतीयों ने यूरोपीय स्त्रियों तथा बच्चों की हत्या की थी, तो अंग्रेजों ने भी कई स्थानों पर वैसे अपराध किए जो भारतीयों से अधिक बर्बर और जघन्य थे। वास्तव में दोनों ओर से प्रतिशोध की भावना ने मनुष्यों को अभिभूत कर दिया था। कोई राष्ट्र अथवा जाति इस प्रकार का अत्याचार करती है, सभ्य कहलाने का दावा नहीं कर सकती। डिज़रायली, जो कि इंग्लैंड में समकालीन रूढ़िवादी दल के प्रमुख नेता थे, ने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। उनका विचार था कि यह विद्रोह एक आकस्मिक प्रेरणा नहीं था, अपितु एक सचेत संयोग का परिणाम था, और वह एक सुनियोजित और सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम था जो अवसर की प्रतीक्षा में थे। साम्राज्य का उत्थान और पतन चर्बी वाले कारतूस के मामले से नहीं होते। ऐसे विद्रोह उचित और पर्याप्त कारणों के एकत्र होने से होते हैं। वीर सावरकर ने भी इसे एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है और यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 1826-27, 1831-32, 1848, 1854 के विद्रोह तो 1857 के विद्रोह के पूर्व एक पूर्वाभ्यास थे। दो आधुनिक भारतीय इतिहासकार मजुमदार और डॉक्टर सेन ने समस्त उपलब्ध राजकीय तथा अराजकीय आलेखों का विस्तृत अध्ययन किया है। 1857 के विद्रोह की घटनाओं पर दोनों विद्वानों में मतभेद है, परंतु दोनों इस मत से सहमत हैं कि 1857 का विद्रोह सचेत योजनाओं का परिणाम नहीं थी और ना ही इसके पीछे कुशल और सिद्धहस्त व्यक्ति था। दोनों विद्वान इस तथ्य को भी स्वीकार करते हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रीयता भ्रूणावस्था में थी। डॉक्टर सेन का मत है कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत केवल एक भौगोलिक कथन था। 1857 में बंगालियों, पंजाबियों, महाराष्ट्रियों, मद्रासियों ने यह कभी अनुभव नहीं किया कि वे एक राष्ट्र के सदस्य हैं। इनके कोई राष्ट्रीय नेता नहीं थे। इनके नेताओं में आपसी द्वेष, ईर्ष्या, कलह की भावना थी, जिसके कारण वे लगभग एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। जनसाधारण भी अच्छी स्थिति में नहीं थे। इनकी बहुसंख्यक जनता तटस्थ और उदासीन रही। राष्ट्रवाद को आज हम जिस अर्थ में लेते हैं, उस समय तक देश में नहीं आई थी, इसलिए इसे राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर मजुमदार के अनुसार सैनिकों के व्यवहार और आचरण में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे हम यह विश्वास करें अथवा स्वीकार कर ले कि वे देश प्रेम से प्रेरित हुए थे, अथवा
यह कि वे अंग्रेजों के विरुद्ध इसलिए लड़ रहे थे कि वे देश को स्वतंत्र कर सके। इसके अतिरिक्त मजुमदार एक और तथ्य पर भी ध्यान दिलाते हैं कि इस विद्रोह का राष्ट्रीय महत्व अप्रत्यक्ष और उत्तरकालिक था। कैसे? वो लिखते हैं कि यह कहा जाता है कि जूलियस सीजर जीवित के स्थान पर मरा हुआ अधिक शक्तिशाली था। जूलियस सीजर कौन था आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो जूलियस सीजर एक शासक था जिसके बारे में इतना खौफ था कि लोग उसको जीवित के स्थान पर मरा हुआ भी अधिक शक्तिशाली मानते थे कि वह पुनः जीवित ना हो जाए, ऐसे लोगों का डर होता था। यही बात 1857 के विद्रोह के बारे में भी कही जा सकती है। इसका वास्तविक स्वरूप कुछ भी क्यों ना हो, शीघ्र ही यह भारत में अंग्रेजी सत्ता के लिए चुनौती बन गया। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।